इसलिए यूरोप के जितने भी इतिहासकार हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, सभी ने जो किताबें लिखी हैं इतिहास की, उसमें मिलेगा ASOKA, ASHOKA नहीं, ये इंडियन हिस्ट्री में मिलेगा। अंग्रेज इतिहासकारों ने ये अशुद्धि नहीं की है, इसलिए सम्राट का नाम अशोक दंत स से। पूरा भारतीय इतिहास में एकमात्र राजा सम्राट अशोक हुए जिनका साम्राज्य विस्तार 52 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यह बात मैं कैलकुलेट करके कह रहा हूं। आज जो दुनिया का नक्शा है, वर्तमान में जो देश हैं, उन देशों में से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के बहुत सारा भाग सम्राट अशोक की सरहद में था। इतना बड़ा साम्राज्य भारत के इतिहास में कभी स्थापित नहीं हुआ। जिस पश्चिमोत्तर की सरहद को आधुनिक काल में ब्रिटिश हुकूमत छूने के लिए तोप और बंदूक लेकर हाँफती रही, उस सरहद को आज से 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिया था। वो सम्राट अशोक ही हैं जिनकी धम की धमक दक्षिण पूर्व यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक पहुंची हुई थी। दुनिया के मैप के 3 महाद्वीपों में सम्राट अशोक के धम की धमक थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक महान की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। आज भी विश्व के इतिहास में जो स्थान सम्राट अशोक का है, उस स्थान को प्राप्त करने में बड़े बड़े सम्राट विफल हुए हैं। सम्राट अशोक इसलिए महान नहीं थे कि उनका साम्राज्य बड़ा था। सम्राट अशोक इसलिए महान थे कि उनका दिल बहुत बड़ा था। जियो और जीने दो का जो सिद्धांत आज दुनिया में कायम है, उसका प्रारंभ सम्राट अशोक ने किया है। आज 21वीं सदी में
मानवाधिकार की बात होती है तो मानवाधिकार की बात छोड़िए, जीवाधिकार की चर्चा भी, विमर्श भी सम्राट अशोक ने चलाए थे। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने पशुओं के लिए भी स्वतंत्र चिकित्सालय का निर्माण करवाया था और विश्व इतिहास में यह माना जाता है कि पशुओं का चिकित्सालय बनाने का श्रेय पूरे विश्व में पहली बार सम्राट अशोक को है। जिस यूनान के सिकंदर ने हमारे पंजाब में खून की होली खेली थी, बहुत फोन आ रहा है, कट जा रहा है। खून की होली खेली थी, बस 2 ही पीढ़ी बाद सम्राट अशोक ने उसी यूनान में दवाइयां बंटवाई थी। ऐसे ही कोई बार बार फोन आ रहा है। कट जा रहा है। तो धर्मेंद्र जी सवाल कीजिए। सम्राट अशोक बौद्ध थे और सक्रिय रूप से बौद्ध वो हुए कलिंग युद्ध के बाद। इसलिए मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक पहले से ही बौद्ध थे। भारत बौद्धमय था, तरह तरह की अफवाहें और किंवदंतियां सम्राट अशोक के साथ जुड़ी हुई हैं और इन्हीं अफवाहों और किंवदंतियों के आधार पर कुछ एक लोगों ने सम्राट अशोक के व्यक्तित्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को वैज्ञानिक तरीके से किसी फैक्ट की जांच करनी चाहिए। मैं यह प्रसंग जानबूझकर ला रहा हूं कि अभी अभी देश में चर्चा है कि दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक पर आपत्तिजनक बातें की हैं, तो उनका जो आधार है, उन्होंने जो संदर्भ दिए हैं वो दिए हैं दीपवंश, महावंश
और अशोकावदान, 3 पुस्तकों का उन्होंने जिक्र किया है। तो पाठकों को मैं बता दूं सर्वप्रथम कि दीपवंश और महावंश और अशोकावदान क्या है। तो दीपवंश और महावंश ये महाकाव्य हैं। जैसे भारत में रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में दीपवंश और महावंश महाकाव्य हैं। महाकाव्यों से इतिहास का संदर्भ लेना खतरे से खाली नहीं है। और ये जो अशोकावदान है, यह दिव्यावदान का पार्ट है, उसका भाग है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। दीपवंश महावंश की रचना तो पाली भाषा में है, लेकिन अशोकावदान की रचना संस्कृत भाषा में है। अशोकावदान में बहुत सारे मिथक लिखित हैं। जैसे यह लिखित है कि अशोक पूर्व जन्म में जय नामक लड़का था। तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि अशोकावदान में और क्या लिखा जा सकता है। जैसे मानो अशोकावदान का रचनाकार सम्राट अशोक के पूर्व जन्म की जीवनी लिख रहा हो कि जय नामक लड़का था और भविष्य में वो सम्राट होगा। यह पुराणों की शैली है। यह अशोकावदान की जो शैली है वो पुराणों की शैली है। दूसरी बात उसमें यह भी लिखा है कि सम्राट अशोक की मां ब्राह्मण कन्या थी और मैं कहता हूं बराबर कि जिस समय अशोक का शासन था उस समय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय गण व्यवस्था थी। शाक्य गण, कोलीय गण, इस तरह की गण व्यवस्था थी। इसलिए जो इतिहासकार सम्राट अशोक की जाति खोजते हैं वे गलत करते हैं। अब अशोकावदान के रचनाकार ने अशोक को छोड़िए उनकी मां की ही जाति खोज निकाली है। तो इसको आप क्या कहिएगा। उसी में चर्चा है कि सम्राट अशोक कुरूप थे, जिसको दया प्रकाश सिन्हा हाईलाइट कर रहे हैं। उसी में चर्चा है कि सम्राट अशोक क्रूर थे, जिसकी चर्चा वे कर रहे हैं। तो मैं पिछले व्याख्यान में बताया था कि यह दीपवंश और महावंश की उड़ाई हुई अफवाह है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जबकि दुनिया भर के इतिहासकार यह मानते हैं कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों की हत्या नहीं की थी। उनका आधार है, उनका आधार यह है कि सम्राट अशोक के 5वें शिलालेख में लिखित है, सम्राट अशोक ने खुद लिखवाया है
कि उनके भाइयों के विभिन्न सूबों में निवास थे और बड़े प्रेम और आदर के साथ उनके भाई उनके ही साम्राज्य में रहते थे। उनके कई भाई अलग अलग विभिन्न प्रांतों के वाइसराय थे। एक अशोक के छोटे भाई की चर्चा फाहियान ने की है अपनी डायरी में कि सम्राट अशोक ने अपने छोटे भाई को किस तरह से प्रेम पूर्वक पटना में रखना चाहते थे। इसका विस्तार से वर्णन है। तो हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है वो ये कहता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं की थी। और ऐसे ही प्रसंगों को लेकर करके सम्राट अशोक को क्रूर दिखाया गया है। सम्राट अशोक को कुरूप बताने वाले ये बताएं कि ये कथा क्यों अशोकावदान में जुड़ी हुई है। उसका बेस ये है कि जब तक अशोक को कुरूप नहीं दिखाया जाएगा तो उसमें एक प्रसंग है कि कुछ स्त्रियों ने सम्राट अशोक की कुरूपता को लेकर के टिप्पणी की है अशोकावदान में, और उससे नाराज होकर सम्राट अशोक ने कई महिलाओं को जला दिए थे। इसी कथा को गढ़ने के लिए रचनाकार ने सम्राट अशोक को कुरूप बताया है और दूसरी बात नहीं है। कारण कि हमारे पास अभी आर्कियोलॉजिकल सम्राट अशोक के चेहरे की नक्काशी है। उस नक्काशी को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सम्राट अशोक कुरूप थे। उनके चेहरे की नक्काशी का एक नमूना गुइमेट म्यूजियम पेरिस में है, जिसमें आप उनकी भुजाएं, उनकी छाती, उनकी कदकाठी को देख सकते हैं। तो ये बाद के साहित्यकारों ने, ये तो तमाम किताबें सम्राट अशोक के बहुत बाद लिखी गई हैं। इन्हीं किताबों में चंडाशोक की चर्चा है, वरना हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं है कि सम्राट अशोक को चंडाशोक भी कहा जाता था। अभी तक भारत के इतिहास में 4 जगह सम्राट अशोक की चर्चा है आर्कियोलॉजी में। दूसरे राजाओं का, अशोक के तो शिलालेख भरे पड़े हैं भारत और भारत के बाहर भी, लेकिन दूसरे राजा क्या कहते हैं सम्राट अशोक के बारे में यह जानना रोचक होगा। वरना अपनी बड़ाई आदमी कर सकता है। तो पहला जो हम लोगों को प्रूफ मिलता है वो जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है 150 ईस्वी का, जिसको रुद्रदामन नामक राजा ने लिखवाया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अशोक का वर्णन है, जिक्र है। किस रूप में है कि अशोक एक लोक कल्याणकारी राजा थे। उन्होंने जनता और कृषि के विकास के लिए नहरें बनवाई थी। यह आर्कियोलॉजिकल सबूत है जो हम लोगों को 150 ईस्वी में गुजरात के
जूनागढ़ से मिलता है। तो उस रूप में राजा अशोक, सम्राट अशोक की छवि किस रूप में है? लोक कल्याणकारी राजा के रूप में है। हम लोगों को दूसरा सबूत अशोक के बारे में सारनाथ से मिलता है। सारनाथ के म्यूजियम में ये जो गढ़वाल वंश का शासन था काशी पर, तो राजा गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी का एक शिलालेख है सारनाथ म्यूजियम में। उसमें सम्राट अशोक का जिक्र है। वो जो कुमार देवी थी वो काशी नरेश जयचंद की दादी थी। जयचंद की दादी ने ही सारनाथ के कुमार देवी शिलालेख को लिखवाया है। उस शिलालेख में बड़े गर्व के साथ, वो 12वीं सदी का शिलालेख है। 12वीं सदी में सोच लीजिए, आप कहते हैं कि सम्राट अशोक का नाम बुझ चुका था, तो 12वीं सदी में सम्राट अशोक का नाम आर्कियोलॉजी में भी जीवित था। उस शिलालेख में कुमार देवी ने सम्राट अशोक को धर्माशोक लिखवाया है। धर्माशोक। अशोक चूंकि धम्म मार्ग के अनुयायी थे, इसीलिए उनका नाम धम्म अशोक है, चंड अशोक नहीं। चंड अशोक का कोई भी सबूत हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और गढ़वाल नरेशों ने 12वीं सदी में सारनाथ की गरिमा अशोक के जमाने की वापस लाने का प्रण किया है कि फिर से सारनाथ की वो गरिमा पूरे देश में स्थापित होगी जो गरिमा अशोक राज में कभी थी। यह रिटेन है गढ़वाल वंश के अभिलेखों में। हम लोगों को जो तीसरा सबूत मिलता है सम्राट अशोक के बारे में, वह मिलता है बोध गया से। 1295 और 98 के बीच के एक अभिलेख में। वो अभिलेख बर्मी भाषा और लिपि में है। वो 19वीं सदी में उस शिलालेख की खोज की गई थी। बर्मा देश के लोगों ने उस शिलालेख को लिखवाया है, जिस पर लिखित है कि श्री धम्म अशोक ने पूरे भारत में 84,000 चैत्य बनवाए थे, जिसमें से एक चैत्य यहां बोध गया में है। उसमें लिखा हुआ है बर्मी भाषा में। एक चैत्य बोध गया में है और उसी स्थान पर है जहां सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। उसे सम्राट अशोक ने उस चैत्य को बनवाया था। यह रिटन है। लेकिन 1295 ईस्वी के आसपास वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसी के लिए बर्मा देश के लोगों ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। उसी सिलसिले में वो शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम धम्म अशोक मिलता है। तो हम देखते हैं कि सारनाथ में कुमार देवी के शिलालेख में अशोक के लिए धम्म अशोक शब्द का प्रयोग है। दूसरा, बर्मा का ये जो शिलालेख है बोध गया में, उसमें भी अशोक के पहले धम्म शब्द लगा हुआ है। धम्म अशोक के रूप में सम्राट अशोक जाने जाते थे। भारत में ये
फिरोज शाह तुगलक सुल्तान हुए दिल्ली के। उन्होंने 1356 ईस्वी में सम्राट अशोक के 2 पिलर दिल्ली ले आए थे, एक टोपरा से और एक मेरठ से। 42 पहिए की गाड़ी बनी थी लाने के लिए। सोच लीजिए कि उतने विशाल विशाल पिलर सम्राट अशोक ने कैसे देश के विभिन्न कोनों में स्थापित करवाए थे, जिसके लिए मेडिवल एज में फिरोज शाह तुगलक को 42 पहिए की गाड़ी बनवानी पड़ी। हाँ, तब वो उनका जो इतिहासकार हैं अफीफ ने, फिरोज शाह तुगलक के इतिहासकार थे और वजारत में काम करते थे, उन्होंने लिखा है कि राजा ने आज्ञा जारी की कि अगल बगल के भूभागों में कि रेशम की रुई मंगवाई जाए। रेशम की रुई आई थी किस लिए? कि सम्राट अशोक का जब पिलर को धरती पर लेटाया जाएगा उखाड़ कर, तो इसी रेशम की रुई पर उसको लेटाया जाएगा। ये और आज देखते हैं कि सम्राट अशोक के पिलर की जो दुर्गति है या हो रही है वह दुखद है। तो वो दिल्ली ले आए और दिल्ली ला करके विद्वानों की सभा बुलाई कि कोई विद्वान तो पढ़े कि इस शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है, इस स्तंभ पर क्या लिखा है। सारे विद्वान थक गए। इसका मतलब कि उस समय 1356 ईस्वी में भारत में एक भी विद्वान नहीं थे जो सम्राट अशोक के अक्षरों को पढ़ सके। वो तो बाद में अंग्रेजों ने काफी मशक्कत से पढ़ी थी। और जान लीजिए कि कुल मिलाकर करके अशोक के लेटर को पढ़ने में 87 साल लगे थे। और आप 87 साल जिस लेटर को पढ़ने में लगे थे और आपकी उम्र 86 साल है कुल मिलाकर करके। अब पता नहीं अशोक के बारे में कहां कहां से ये जुटा लाए आप, जन्म से लेकर के अब तक की 86 साल की उम्र में। तो वो कोई नहीं पढ़ पाया उस समय भारत में। लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि 15वीं सदी में, मतलब कि 1480 ईस्वी के आसपास बर्मा देश में एक राजा हुए। उनका नाम था धम्मचिती। धम्मचिती नाम के राजा हुए बर्मा में। बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनको संत माना जाता है। और जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अस्थि के अवशेष पर बर्मा में पैगोडा बना। आज भी बर्मा में धम्मचिती के नाम पर सड़कें हैं उनकी स्मृति में। उस धम्मचिती ने 15वीं सदी में अपना शिलालेख लिखवाया है। वो 10 पत्थरों पर है और बर्मा के पेगू शहर के पश्चिम में कल्याणी सीमा पर वो धम्मचिती के शिलालेख हैं जिसमें उन्होंने लिखवाया है। उसमें उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि मैं धम्म अशोक के मार्ग पर चलना चाहता हूं। अब सोच लीजिए कि भारत में सम्राट अशोक के अक्षर पढ़ने वाला कोई नहीं और बर्मा में आज भी रिटेन है कि धम्मचिती ने अशोक राज कायम करने की बात अपने शिलालेख में की है। तो मैं ये कहता हूं कि आप देख रहे हैं
कि विदेशी राजा रुद्रदामन, गढ़वाल नरेश, गोविंद चंद्र की पत्नी, बोध गया के बर्मी अभिलेख, बर्मा के राजा धम्मचेती, तमाम राजाओं ने अशोक के गुणगान किए हैं। हमारे और आपके कहने से ही केवल अशोक महान नहीं है, अशोक महान विश्व इतिहास में दर्ज हैं। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत कठिन काम है। तो हमारे पास इसी मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है ना, वो तो यूनान का था कि घर में ताले नहीं लगते। आप सोच सकते हैं कि 2200 साल पहले हमारे देश का क्या गौरव था। अभी आप कोरिया, चीन और जापान की डिक्शनरी पढ़िएगा तो चाइनीज भाषा में, कोरियाई भाषा में, जापानी भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, हेवन। क्यों? कोरियाई भाषा में स्वर्ग भारत को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि भारत में बुद्ध हुए, विश्व में शांति के सबसे बड़े प्रतीक बुद्ध भारत में हुए, और बुद्ध के विचारों को दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक महान को है। यही कारण है कि चीन, जापान और कोरिया के लोग भारत को स्वर्ग कहते हैं, और भारत के लोग आश्चर्य होता है कि आसमान में स्वर्ग खोजते हैं। यह दुखद है। ताओ चांग जब आया चीन से फाहियान के साथ भारत, तो ये फाहियान ने अपनी डायरी में लिखा है कि ताओ चांग अपने देश नहीं जाना चाहता था। उसने लिखा, ताओ चांग जब भारत आया तो कहा कि अब तो यहीं जीना और यहीं मरना है, यहीं शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध की यह जन्मभूमि है, मैं यहीं रहूंगा। और ताओ चांग फिर चाइना नहीं गया, यहीं रह गया, और उसने लिखा कि अगर कोई और जन्म भी होता होगा तो मैं अगले जन्म में भी यहीं जन्म लेना चाहता हूं। वो भारत था, वो भारत की गरिमा थी। आज भी सम्राट अशोक के हम लोग जो स्तंभ देखते हैं, अद्भुत। मैं तो गया था लौरिया अरेराज, 10 बजे सुबह लौरिया अरेराज पहुंचा, और सूरज की किरणें जो अशोक के स्तंभ पर पड़ रही थी और उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, उसे देखकर मैं दंग रह गया। यही कारण है कि विभिन्न यूरोपीय विद्वानों ने उस पत्थर के पिलर को पहचानने में उनको भ्रम हुआ कि आखिर ये किस चीज का बना है। किसी ने धातु का बताया है, किसी ने पीतल का बताया है, किसी ने संगमरमर का बताया है। उस पर जो लेप लगा है, उसकी जो चिकनाई है वो अद्भुत है। उसके जो लेटर हैं, सम्राट अशोक के पिलर पर जो लेटर हैं, वर्गाकार, एकदम चौकोर, आज की प्रिंटिंग प्रेस भी उसको छापने में सक्षम नहीं है।
इतने सुंदर और सुडौल लिखावट है। यहां पर बिहार में पहले एक ही अशोक का शिलालेख था, इसी हमारे शहर में सासाराम में एक ही। अब कुल मिलाकर के बिहार में अशोक के 2 लघु शिलालेख हैं, एक सासाराम में और एक पड़ोसी जिले कैमूर में। कैमूर में जो अशोक के शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, वो बसहा गांव में है। उसकी खोज इधर हुई है 2009 ईस्वी में। मैं देखने गया था। चूंकि वहां जनता अभी नहीं पहुंचती थी, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने रात में ही ये लेटर लिखे हैं, इतनी उसमें चमक। उसके लेटर इतने ताजे थे, 2200 साल बाद भी उसके लेटर इतने ताजे थे कि लगता था कि कोई रात में ही लिख करके पहाड़ी से उतर गया। ये बराबर की गुफा में जाइए, जहानाबाद जिले में है, देख लीजिए गुफाओं में जो चमक है, आप चेहरा देख सकते हैं। इसीलिए मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक किसी भी सम्राट और राजा ने पहाड़ की छाती को चीर करके गुफा बनाने का दुस्साहस नहीं किया। ईंट और पत्थर को जोड़कर घर बनाना आसान है, मगर पत्थर की छाती को चीरकर गुफा बनाना बहुत कठिन काम है। यह सम्राट अशोक के बूते की बात थी, और उसी समय से गुफा की जो शैली है, ये सम्राट अशोक की ही चलाई हुई है। उसने पूरे पाटलिपुत्र को, जो उनको उत्तराधिकार में पाटलिपुत्र लकड़ी का बना हुआ मिला था, पूरे पाटलिपुत्र को उन्होंने पत्थर में तब्दील कर दिया था। मुझे याद है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, जब मेट्रो रेलवे का निर्माण हो रहा था पटना में, तो उन्होंने कहा था कि ज्यादा गहरे में नहीं खोदना है पटना को, क्योंकि इस राजधानी के नीचे भी एक और राजधानी है। बिहार सरकार ने सम्राट अशोक के नाम पर सूबे के 38 जिलों में उनके नाम पर अशोक भवन बन रहा है। 38 कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है पटना में सम्राट अशोक के नाम पर। सम्राट अशोक के नाम पर भारत का राजकीय चिन्ह है। और इतने बड़े सम्राट, आप आश्चर्य कीजिएगा, सम्राट तो मैं कह रहा हूं, अशोक ने कभी भी अपने को सम्राट नहीं कहा, राजाधिराज नहीं कहा, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं कहा, अपने को परमेश्वर नहीं कहा। इतना बड़ा राजा अपने को कभी सम्राट नहीं कहा। जितने छोटे राजा हुए भारत में, वहीं राजराजेश्वर, राजाधिराज, महाराजा, महाराजा परमेश्वर, क्या क्या की उपाधि धारण करिए, लेकिन सम्राट अशोक एकमात्र राजा है भारतीय इतिहास का जिन्होंने सिंपल अपने लिए राजा शब्द का इस्तेमाल किया है सिर्फ। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारत का पतन बौद्ध धर्म को अपनाने से नहीं बल्कि छोड़ने से हुआ है। हमारे यहां इतिहासकार उल्टा बोलते हैं कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अब आप अगर 21वीं सदी में हैं, जरा सा भी आपको सेंस है
तो जरा विचार कीजिए कि जिस सम्राट का शासन लगभग 40 साल रहा और जिस समय भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य स्थापित हुआ, राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई, एक भाषा और एक लिपि लागू हुआ देश में, 52 लाख वर्ग किलोमीटर में जिस भारत की चौहद्दी थी, और उसी भारत को आप कहते हैं कि उसी समय भारत का पतन हो गया। उल्टा बोलना छोड़िए, इतिहास को सीधा पढ़ना सीखिए कि भाई जिस समय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसी समय तो भारत की चौहद्दी सबसे ज्यादा फैली, उसी समय सबसे मजबूत साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, जिसको डिगाना कठिन। और आप कहते हैं उल्टा कि बौद्ध धर्म अपनाने से पतन हुआ। तो पतन हुआ तो वो तो सम्राट अशोक के समय में ही हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? मैं तो ये कहता हूं कि अगर बौद्ध धर्म का पतन नहीं होता तो भारत में जाति प्रथा भी नहीं आई होती। ये हमारे यहां के समाजशास्त्री इस एंगल से विचार करें। बौद्ध भारत में जाति प्रथा नहीं थी, ये बौद्ध धर्म के पतन के बाद ही इसकी शुरुआत हुई है। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं। और क्या सवाल है धर्मेंद्र जी? सम्राट अशोक के एक चीज तो आप जान जाइए कि सम्राट अशोक की जो लिपि है उसको हम लोग ध्वन्यात्मक लिपि बोलते हैं। मतलब कि जो बोला जाता है वही उस लिपि में लिखी भी जाती है। क तो का, की माने 2200 साल पहले जिस लिपि का अशोक ने विकास किया, धम्म लिपि का, उस लिपि से आपकी लिपि आगे नहीं बढ़ सकी है। आज की देवनागरी लिपि भी ध्वन्यात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि नहीं। तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो कुल मिलाकर के 4 लिपियों में है। एक ब्राह्मी जिसे कहते हैं इतिहासकार, और उत्तरी भारत में जितने भी अशोक के शिलालेख हैं, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ ये सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। कर्नाटक में अशोक का एक शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन चप्पड़ ने उस पर अपना जो नाम लिखा है वो खरोष्टी लिपि में है। हिमाचल प्रदेश में एक खरोष्टी लिपि का शिलालेख हमको देखने को मिला, वरना उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के तमाम अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। पश्चिमोत्तर में जितने भी शिलालेख हैं अशोक के वो खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि और ईरानी लिपि के मिश्रण से हुआ है। इस पर मैं बोलना चाहता था
लेकिन समय अभाव में मैं नहीं बोल रहा हूं कि कैसे वो खरोष्टी लिपि का डेवलपमेंट हुआ। और उसके आगे जाइएगा पश्चिमोत्तर से, और सुदूर पश्चिमोत्तर में चले जाइएगा तो उधर के जो अभिलेख हैं वो आर्मेयिक लिपि में हैं और यूनानी लिपि में है। मैं कहता हूं कि अशोक बहुत बड़े सम्राट थे, उनके राज दरबार में बहुत सारे दुभाषिए थे जो प्राकृत का अनुवाद यूनानी में कर सकते थे, यूनानी का अनुवाद प्राकृत में कर सकते थे, प्राकृत का खरोष्ठी में, खरोष्ठी का आर्मेयिक में। इतने बड़े एक्सपर्टों की टीम थी उनके पास। यही कारण है कि बहुत सारे शिलालेख का ट्रांसलेशन मिलता है हम लोगों को यूनानी में। तो यूनानी में जो ट्रांसलेशन मिलता है, उसी ट्रांसलेशन में धम्म का भी एक ट्रांसलेशन है। धम्म का हम लोग भारत में और भारत के इतिहासकार अशोक का धर्म खोजते हैं। अशोक का धर्म खोजने से तो गड़बड़ी होगी। यही कारण है कि सभी इतिहासकार फेल हो गए। तुम धर्म क्यों खोज रहे हो? रिलीजन मत खोजो। अशोक ने रिलीजन स्थापित ही नहीं किया था। तो सम्राट अशोक ने धम्म का अनुवाद करवाया है अपने जमाने में। क्या कराया है भाई? ग्रीक में यूसेबिया, और यूसेबिया का मतलब ग्रीक भाषा में रिलीजन होता ही नहीं। रिलीजन को ग्रीक भाषा में थ्रिसिकिया कहा जाता है। तो क्या सम्राट अशोक कम पढ़े लिखे और नाकामयाब थे? उन्होंने जो अनुवाद कराए हैं धम्म का, थ्रिसिकिया ग्रीक भाषा में, तो वह बहुत सोच समझ कर अनुवाद हुआ है। तो धम्म से धर्म का विकास नहीं हुआ है। धम्म और धर्म दोनों एक दूसरे की विपरीत चीजें हैं, उल्टा है। धम्म का उल्टा धर्म है। और आप जो धम्म को पर्याय मानते हैं धर्म का, यहीं से भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी गड़बड़ी की शुरुआत होती है। और यही कारण है कि अशोक का धर्म की व्याख्या भारत के इतिहासकार नहीं कर पाए। वे धम्म को समझे ही नहीं। तो फिर अशोक, जब धम्म को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप अशोक की धम्म की व्याख्या कैसे कर दीजिएगा? यहां उल्टा बहुत है ना। सम्राट अशोक ने लिखवाया अपने शिलालेखों में देवानम पिय, लेकिन यहां इतिहासकार पढ़ लिए देवानाम पिय, संस्कृत कर लिए। भाई संस्कृत में अशोक के शिलालेख नहीं लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और प्राकृत भाषा में देवानाम पिय होता ही नहीं है। देवानाम आपने किया तो आपके दिमाग में संस्कृत शब्दों का रूप चल रहा है, बालकः बालकौ बालका नाम, तो इसलिए आपने देवानाम कर लिया। अब बड़े बड़े इतिहासकार लिख दिए देवानम पिय, और देवानम पिय का अर्थ इतिहासकारों ने देवताओं के प्रिय राजा अशोक कर दिया। गलती होगी। रोमिला थापर ने इसी आधार पर लिख दिया कि सम्राट अशोक को अपने में देवत्व स्थापित करने में रुचि थी। नहीं, सम्राट अशोक ने कभी भी अपने को ईश्वर का अवतार बताया ही नहीं। वो प्रजावत्सल सम्राट थे। उन्होंने अपनी समस्त प्रजा को संतान माना है। संतान माना है, ये रिटेन है। संतान माना है, अपने को ईश्वर नहीं कि मैं धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो इसी आधार पर देखिए रोमिला थापर से उतनी भारी गड़बड़ी हो गई।
कि देवानम पिए में देव शब्द जो है वो देवताओं का बोधक है? नहीं, गड़बड़ी हो गई, भयंकर गड़बड़ी हो गई। तो देवानम पिए का देव का मतलब बुद्ध। यही कारण है कि वेनसांग, फाहियान इत्यादि ने बुद्ध देव ही लिखा है, बुद्ध ही देव है। और देव का मतलब अवतारी पुरुष नहीं, धरती का पुरुष, धरती का महापुरुष। तो देवानम प्रिय का मतलब बुद्ध प्रिय राजा अशोक। तो यहां इतिहासकार कर दिए देवताओं के प्रिय राजा अशोक। 7 अब बजने को है, 1 घंटा हम लोग का पूरा हो गया है धर्मेंद्र जी, इसलिए और कोई शेष क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लीजिए। यह बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत सहज है। सहज इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हमारे जो श्रोता हैं वही बताएं कि सबसे बड़ा साम्राज्य कब स्थापित हुआ? गुप्त साम्राज्य में हुआ कि मौर्य काल में हुआ? जाहिर सी बात है कि मौर्य काल में गुप्त साम्राज्य जितना बड़ा था वैसा ऐसा तो पता नहीं कितना साम्राज्य उसमें अट जाता। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इतना बड़ा साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य तो यही बिहार यूपी में के थोड़े से क्षेत्र में था। तो इतने छोटे साम्राज्य को कहना कि वो तो एक तो गुप्त साम्राज्य ही नहीं था, यही गलत कंसेप्ट है। जो साम्राज्य देखिए, गुप्त काल की जो बाउंड्री है बहुत छोटी थी। बिहार यूपी के कुछ लिमिट इलाकों में थी। इतिहासकारों ने घींच घांच कर करके कहां से कहां बात को बतंगड़ बना दिया है। अब गुप्तकालीन कला की जब चर्चा होती है तो उसमें अजंता एलोरा भी शामिल कर लेते हैं। ये नहीं विचार करते हैं कि अजंता एलोरा में गुप्त राजाओं का शासन ही नहीं था, तो गुप्त कला में कैसे आएगा? फालतू की अफवाह बातें हैं सब। तो एक तो साम्राज्य ही नहीं था, सिकुड़ा हुआ साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसी काल में फाहियान भारत आए थे, गुप्त काल में ही लोग बताते हैं। तो गुप्त काल में आए थे फाहियान, पटना में थे। अब उसी पटना से सुनते हैं कि गुप्त राजाओं की वही पटना राजधानी थी। एक स्याही की एक बूंद भी फाहियान ने नहीं गिराई है गुप्त राजाओं के ऊपर। पटना में फाहियान जब जाते हैं तो वो सम्राट अशोक के राजप्रसाद का वर्णन करते हैं। कहां था गुप्त साम्राज्य? गुप्तों की राजधानी उस समय पटना ही थी, तो कहां उनका राजप्रसाद था? रहता तो वर्णन करते ना। तो अब जितने भी गुप्त काल की क्या विशेषता? महान सम्राट, महान साम्राज्य, महान लेखक, इस तरह की चीजें सब कलम की ताकत से बनाई गई हैं। और
गुप्त साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है उसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुप्त राजाओं में से। तो उनका जो शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति, तो ये बताइए कि वो कहाँ है? वो सम्राट अशोक के स्तंभे पर तो लिखा हुआ है समुद्रगुप्त का। स्कंदगुप्त का जो शिलालेख मिलता है जूनागढ़ में, वो कहाँ लिखा है? सम्राट अशोक के अभिलेखे पर लिखा है। इनका अपना क्या था? वो तो सब सम्राट अशोक पर ही लिखा गया। इनके राजप्रसाद का भी कोई विवरण प्राप्त नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सबूत भी नहीं मिलता है कि इनका कोई राजभवन था, राजप्रसाद था। जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलता है पाटलिपुत्र में वो मौर्य राजप्रसाद का मिलता है। गुप्त राजप्रसाद का कहाँ मिलता है आर्कियोलॉजिकल सबूत? पटना में। कुछ लोग बताते हैं तब उज्जैन में थे। उज्जैन में कहाँ मिलता है? नहीं। तो अपना कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। यह सही है और सही रहेगा कि मौर्य काल ही भारत का स्वर्ण युग था, जब घर में ताले नहीं लगते थे, लोग सच बोलते थे, लोग अदालतों में नहीं जाते थे। ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि यह एक विदेशी इतिहासकार मेगास्थनीज ने यह बात कही है। तो बीच बीच में फोन आ जा रहा है, कार्यक्रम में बहुत व्यवधान हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने सफलतापूर्वक अपना कार्यक्रम कर लिए। तो बहुत बहुत बधाई धर्मेंद्र जी, और मेरी शुभकामना है कि ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों का है यह देश दुनिया में आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।